हाय, वेलकम टू ऑल। आज हमारा जो है टॉपिक फंडामेंटल राइट्स का, ठीक है। फंडामेंटल राइट्स का जो लास्ट टॉपिक समझे, फंडामेंटल राइट्स 8 12 to 35। आज जो हमारा टॉपिक रहेगा 8:32 पे। हमारा जो बच जाएगा टॉपिक 31 अनुच्छेद 31, 33, 34 और 35। इसका अगला क्लास में रखेंगे, ठीक है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा, जिस पे फोकस रहेगा, वो है आर्टिकल 32। और मेन फोकस हमारा जो रहेगा आर्टिकल 32 में रीट पर। रीट 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है, ठीक है। फंडामेंटल में आर्टिकल 32 में 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। इस पे आज मेन फोकस रहेगा। आर्टिकल 32 जिसको कहते हैं अनुच्छेद 32, ठीक है। अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राइट। अब ये संवैधानिक उपचार क्या है? संवैधानिक उपचारों का अधिकार है, इसको भीमराव अंबेडकर ने कहा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो क्या थे? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जो थे प्रारूप समिति के सदस्य थे, अध्यक्ष थे। प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने कहा था कि अनुच्छेद भारतीय संविधान का हृदय एवं आत्मा है। इसके बिना भारतीय संविधान में भाग 3 की अगर व्याख्या की बात की जाए तो अधूरा रहेगा, अनुच्छेद 32 के बिना। अनुच्छेद 32 में जो खास ये है कि अगर कोई प्राधिकार हो जो अपना काम कर नहीं रहा हो, सही से कर नहीं रहा हो, तो उसको आदेश देता है और न्यायालय। वैसे हमारा जो फंडामेंटल राइट्स का रक्षक किसको कहा जाता है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को। तो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जो है उसको आदेश देता है कि भाई आप अपना काम अच्छा से कीजिए, या अगर कोई असंवैधानिक रूप से किसी पद को धारण किए हुए है तो उसको न्यायालय आदेश देता है कि आप इस पद को छोड़ें, आप किस अधिकार से इस पद पे बैठे हैं। या अनुच्छेद 32 जो है आपको यह भी अधिकार देता है कि आपको फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो आप डायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट में भी जा सकते हैं, हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इसके लिए न्याय बाध्यकारी नहीं है कि आप पहले उच्च न्यायालय में जाए तो फिर सर्वोच्च न्यायालय में जाए। इसके लिए कोई बाध्यकारी नहीं है फंडामेंटल राइट्स का हनन। इस तरह से जो है कहे तो डायरेक्ट रूप से जो है हमें कई ऐसे अधिकार देता है जिसकी व्याख्या भाग 3 में और अनुच्छेद के तहत नहीं किया जाता है, लेकिन अनुच्छेद 32 के तहत इसकी पूर्ण व्याख्या हो जाता है, ठीक है। इसे आसान तरीके से समझने के लिए जो है अनुच्छेद 32 को 4 खंडों में बांटा गया, 4 खंड बनाया गया। 8:31, 32:1, 32:2, 32:3 और 32:4, 4 उपखंड बनाया गया। इस जो है 8:32 के तहत
5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। रीट जारी किया जाता है 5 प्रकार का। हाई सुप्रीम कोर्ट जो करता है 32 के माध्यम से करता है, और हाई कोर्ट 226 के माध्यम से करता है। आगे बताऊंगा 226 कितना व्यापक है। ठीक है, आर्टिकल 31 में कहा गया है, इसमें स्पष्ट किया, इस अनुच्छेद के माध्यम से स्पष्ट किया गया है कि अगर किसी व्यक्ति का फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है, अगर किसी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स का हनन होता है तो सीधे यानी डायरेक्ट रूप से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। इसके लिए किसी पूर्व न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, इसके लिए किसी पूर्व न्यायालय की अनुमति की आवश्यकता नहीं है। लेकिन अगर कोई और केस, अगर फंडामेंटल राइट्स के अलावा आप किसी केस या मुकदमा को आप अधीनस्थ न्यायालय से, सेशन कोर्ट से आप हाई कोर्ट ले जाना चाहेंगे तो पहले सेशन कोर्ट की अनुमति चाहिए। हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट को में ले जाना चाहे तो फिर आपको हाई कोर्ट की अनुमति चाहिए। लेकिन फंडामेंटल राइट्स के मामले में, मौलिक अधिकार के मामले में अनुच्छेद 32 का एक स्पष्ट करता है कि आप जो है, आपका अगर मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आपको लगता है कि हमारे मौलिक अधिकार का जो है हनन है, तो आप डायरेक्ट रूप से जा सकते हैं। कहाँ? सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं, या जनहित याचिका जो है दायर कर सकते हैं। ठीक है, यदि अनुच्छेद 32 के तहत कोई व्यक्ति अपने मूल अधिकार का हनन या होने का याचना करता है तो न्यायालय उसे यह भी मना नहीं करेगा कि आपको इसका सब्स्टिट्यूट दिया जाएगा, या आपको जो है कोई दूसरा उपाय बताया जाएगा, और दूसरा उपाय बता करके न्यायालय खारिज कर सकता है। ऐसा नहीं है। ऐसा जो है स्पष्ट किया गया है अनुच्छेद 32 के 1 में कि आपको जो है मौलिक अधिकार का हनन होता है तो उसको आपको न्याय मिलेगा। ठीक है, अब अनुच्छेद 32 के 2 के माध्यम से अनुच्छेद 32 के 2 के माध्यम से 5 प्रकार का रीट जारी किया जाता है। 5 प्रकार का रीट जो जारी किया जाता है, पहला है 5 प्रकार का रीट। पहला, बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार इच्छा। 5वां, चौथा के उपरेशन करते, दोनों साथ में है ना, अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा। ठीक है, बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस, ये जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब ये अनुच्छेद 32 के माध्यम से उच्च न्यायालय रीट जारी करेगा। 5, अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, आप याचना करते हैं, तो 5 प्रकार का रीट जारी करेगा। ये जो दोनों रीट है न्यायपालिका के लिए है, न्यायपालिका के लिए 5 प्रकार का रीट जारी करेगा अनुच्छेद 32 के तहत। वहीं अगर हाईकोर्ट की बात करें, उच्च न्यायालय की बात करें, तो उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत रीट जारी करेगा। 5, उच्च न्यायालय 8 226 के माध्यम से
रिट जारी करेगा। और इसका जो है रिट जारी करने का व्यापक अधिकार उच्च न्यायालय को दिया गया है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय को सिर्फ मौलिक अधिकार हनन होने पर रिट जारी करने का अधिकार दिया गया है। लेकिन अगर उच्च न्यायालय की बात करें तो यह अन्य मामलों में भी रिट जारी कर सकता है। पहला बंदी प्रत्यक्षीकरण है। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है सशरीर प्रस्तुत करो। सशरीर प्रस्तुत करो। अब किसके सामने? कोर्ट के सामने। इसका हनन कैसे हो? इसका जो पहला अगर बात करें इसका बैकग्राउंड का, तो 1215 में जब मैग्ना कार्टा लागू हुआ था, मैग्ना उस समय बंदी प्रत्यक्षीकरण के शब्द आया था, लेकिन भारतीय संविधान में या मूल संविधान में इसका वर्णन है अनुच्छेद 32 में। ठीक है। और भारतीय संविधान के मूल संविधान में अनुच्छेद 32 से संवैधानिक उपचारों में के अंतर्गत है ये रिट जारी किया जाता है। सिंपल सी। बंदी प्रत्यक्षीकरण का मतलब होता है प्रस्तुत करो। जब किसी व्यक्ति को अरेस्ट कर लिया जाता है या उसे बंदी बना लिया जाता है या उसे गिरफ्तार किया जाता है, तो उस व्यक्ति को न्यायालय के सामने 24 घंटे के अंदर, या किसी भी न्यायालय 24 घंटे के अंदर उसे न्यायाधीश के सामने प्रस्तुत किया जाता है। 24 घंटे के अंदर उसको प्रस्तुत किया जाता है। अगर उसे प्रस्तुत नहीं किया गया तब बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी करके न्यायालय उससे कहेगा कि आप जो है उक्त व्यक्ति या गिरफ्तार व्यक्ति को मेरे सामने प्रस्तुत करें। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति, कोई पुलिस अधिकारी उस व्यक्ति को गिरफ्तार, न्यायालय व्यक्ति को बंदी प्रत्यक्ष करने का अनुमति आदेश पारित करता है और जो पुलिस है वह प्रस्तुत नहीं कर पाता है, तो उसकी गिरफ्तारी का आदेश जो है अवैध माना जाएगा। ठीक है। उच्च न्यायालय में अगर कोई बंदी प्रत्यक्षीकरण कब जारी कर सकता है? तो पहले 24 घंटा के अंदर प्रस्तुत नहीं किया तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी करेगा। जब किसी व्यक्ति को व्यक्तिगत रूप से अरेस्ट किया गया है, गिरफ्तार किया गया है या नजरबंद निरुद्ध किया गया है, तो उसके खिलाफ बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। ठीक है। अगर कोई व्यक्ति को मनमानी तरीके से गिरफ्तार किया गया है तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी किया जा सकता है। अगर व्यक्ति को असंवैधानिक तरीकों से गिरफ्तार किया गया है तो भी बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। इसका जो मूल उद्देश्य है बंदी प्रत्यक्षीकरण का, अगर बात करें कि मेन मोटो जो इसका है, मूल उद्देश्य आर्टिकल 21 के माध्यम, जिसमें प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता है का वर्णन है आर्टिकल 21 में। यह आर्टिकल 21 का रक्षक माना जाता है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का। अब इसको व्याख्या जो भी बताए कि किस तरह से प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की रक्षा करता है। कोई अरेस्ट कर ले, अरेस्ट तो हो सकता है, लेकिन अरेस्ट होने के बाद उसका जो है एक प्रोसीजर चलता है, विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया। ठीक है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के तहत उसको 24 घंटे को प्रस्तुत किया जो भी है। अगर इसी विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, एक शब्द है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के द्वारा, अगर एक व्यक्ति को नजरबंद किया गया है या निरुद्ध किया गया है
या प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से जो है उसको वंचित किया गया है तो बंदी प्रत्यक्षीकरण उस पर जारी नहीं किया जा सकता है। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, प्रोसीजर ऑफ लॉ। प्रोसीजर ऑफ लॉ में के अंदर भारत में एक प्रक्रिया है। आपको जैसे किसी को फांसी देना है, इसके तहत जो है पूरे न्यायालय में जाएगा, अरेस्ट करेगा, उसको न्यायालय में जाएगा। ये जो है एक प्रक्रिया स्थापित है, कानून की एक प्रक्रिया है, विधि का एक प्रक्रिया। अगर किसी को फांसी देना है या किसी को, जैसे अपना आज क्या था, कसाब था, उसको भी एक प्रक्रिया के तहत उस पर केस चला, उसको भी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का दिया गया था। जबकि वो या किसी टेररिस्ट को या किसी को गिरफ्तार करते हैं, अपना अभी क्या नाम था उसका, अतीक अहमद, उसको भी एक प्रक्रिया के तहत केस चल रहा था। तो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, अगर इसके द्वारा व्यक्ति को प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से वंचित किया गया है तो बंदी प्रत्यक्ष के उस मामले में बंदी प्रत्यक्षीकरण लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है। इसी में एक सुनील बत्रा केस था। सुनील बत्रा केस, सुनील बत्रा बना दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इस केस में क्या था कि सुनील बत्रा अपने क्या होता है, कई उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को इन्होंने चिट्ठी लिखा कि जेल में हमारे साथ अमानवीय व्यवहार किया जाता है और इसकी जांच के लिए जो न्यायाधीश की जो टीम की गठन किया गया, टीम गठन करके आके अंदर जांच किया तो पाया कि एनल में इसका रॉड मारा गया है और भी कई तरह से चोटों का निशान था। तो इसको जो है इसकी रक्षा के लिए कैदी के जीवन सुधार के लिए, कैदी जीवन सुधार, इस केस के माध्यम से बंदी प्रत्यक्षीकरण के तहत इसको दिया गया, जीवन सुधार लाया गया। ठीक है। अगला है परमादेश। परमादेश, परमादेश का तात्पर्य होता है आदेश देना, जिसका होता है आदेश देना, जिसके अंतर्गत न्यायालय आदेश देता है किसी सरकारी पद पर या सार्वजनिक पद पर बैठे अधिकारी को कि वे अपने कर्तव्य को पूरा करें। ठीक है। सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति को आदेश देता है कि वे अपना कार्य पूरा करें। इसका एक शब्द है सरकारी या सार्वजनिक पद पर बैठे व्यक्ति को। इसका तात्पर्य है कि परमादेश प्राइवेट व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा, प्राइवेट संस्थान पर लागू नहीं होगा, प्राइवेट संस्थान के लिए लागू नहीं किया जाएगा। ठीक है। सरकारी और सार्वजनिक पद के लिए ही परमादेश जारी किया जा सकता है। आदेश देता है कि आप अपने कार्य को अगर नहीं कर रहे हैं तो आप अपने कर्तव्य को निर्वहन करें। प्राइवेट व्यक्तियों के खिलाफ नहीं जारी किया सकता है। और राष्ट्रपति तथा राज्यपाल के लिए परमादेश लागू नहीं किया जा सकता है। संविदात्मक पदों के लिए, अगर कोई संविदात्मक है, संविदा पे है, उसके लिए जो है परमादेश लागू नहीं किया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश जो कार्यरत हैं, जो कार्य कर रहे हैं, जो न्याय कर रहे हैं, उनके लिए मुख्य न्यायाधीश परमादेश जारी नहीं किया जा सकता है। इसका मतलब है कि जो
न्याय नहीं कर रहे हैं, जो कार्यरत नहीं है, उनके खिलाफ जारी किया जा सकता है। अब जो कहता है जो व्यक्ति परमादेश के लिए निवेदन करता है न्यायालय से, तो उसको साबित करना होता है वह जो है उसका लीगल राइट का हनन हो रहा है। इसीलिए न्यायालय उस लीगल राइट को बचाने के लिए उस सरकारी पद पर बैठे व्यक्ति के लिए परमादेश जारी करे। उसे यह भी साबित करना होता है जो परमादेश के लिए निवेदन करता है कि मैंने जिस अधिकार का हनन हो रहा है, जिस फंडामेंटल राइट्स का हनन हो रहा है, उसके लिए उक्त जो है उस प्राधिकारी को मैंने आवेदन किया था। आवेदन किया था और उसने आवेदन करने के बाद मुझे मना कर दिया, या मना नहीं भी कर रहा है और ना ही काम कर रहा है, तो उस परिस्थिति में न्यायालय परमादेश जारी करेगा। ठीक है, उस परिस्थिति में न्यायालय जो है उस व्यक्ति के खिलाफ परमादेश जारी करेगा। ठीक है, प्रोविजन। उसके बाद है प्रतिषेध। प्रतिषेध का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? प्रतिषेध, परमादेश आदेश देता है, प्रतिषेध जो है मना करता है, रोकता है। दोनों में डिफरेंस। परमादेश व्यक्ति को अपने कर्तव्य के निर्वहन के लिए आदेश देता है, जबकि प्रतिषेध रोकता है, मना करता है, रोकता है। ठीक है, अब किसको रोकता है? अभी बताया था मैं, यहां लिखा था ये न्यायपालिका में है। ये किसके लिए है? ये जो रिट जारी होता है 3 और 4, प्रतिषेध और उत्प्रेषण, ये जो जारी किया जाता है न्यायपालिका के लिए जारी किया जाता है। अब न्यायपालिका के लिए जारी किया, न्यायपालिका के लिए कौन जारी करता है? न्यायपालिका ही जारी करता है, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय। अब ये जो है कोई अगर अधीनस्थ न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सबऑर्डिनेट कोर्ट, तो अधीनस्थ न्यायालय या कोई न्यायिक निकाय, ठीक है, जो बेंच बनाया गया है न्यायपालिका के अंतर्गत, कोई बेंच अगर बनाया गया किसी केस के मामले के लिए, न्यायिक निकाय अपने अधिकार क्षेत्र से न्यायिक कार्य करता है या निर्णय लेता है अधिकार क्षेत्र से बाहर। कहां से? अधिकार क्षेत्र से बाहर अपना निर्णय लेता है। तो निर्णय को रोकने के लिए, उस निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर जाने से रोकने के लिए उच्च न्यायालय अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट जारी करता है जिसे प्रतिषेध कहा जाता है, यानी निर्णय को रोकता है। लेकिन उत्प्रेषण, ये दोनों को साथ में इसलिए देख रहे हैं कि ये जो है एक निर्णय को जो है एक में निर्णय भी नहीं लिया है। इसमें प्रतिषेध जब जारी किया जाता है जब अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय, कोई न्यायिक निकाय अपना निर्णय अधिकार क्षेत्र से बाहर जा रहा है लेकिन निर्णय नहीं लिया है। उस क्षेत्र में, उस दशा में जो है प्रतिषेध जारी किया जाएगा। लेकिन अगर उत्प्रेषण न्यायिक निकाय या जो है सबऑर्डिनेट कोर्ट निर्णय ले चुका है, तो उस निर्णय को बदलने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाएगा। निर्णय या कार्यवाही को निरस्त करने के लिए या रद्द करने के लिए उत्प्रेषण जारी किया जाएगा। यह जो है ये उत्प्रेषण और प्रतिषेध, यह विधायिका और कार्यपालिका के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है और ना ही किसी प्राइवेट व्यक्ति या संस्थान के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। यह तभी जारी किया जाएगा, खास करके उत्प्रेषण,
जब उच्च न्यायालय को यह संशय हो जाए, यह लगे कि अधीनस्थ न्यायालय उसके अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर के निर्णय ले चुका है, ठीक है, निर्णय ले चुका है, तो इस दशा में वह उत्प्रेषण जारी करके उस निर्णय को रद्द करेगा या उसकी कार्रवाई को निरस्त करेगा, ठीक है। 1991 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, स्पष्ट किया था, उत्प्रेषण जो है व्यक्तियों के अधिकारों को प्रभावित करने वाले प्राधिकरण के विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है, अर्थात उसके जो फंडामेंटल राइट्स का हनन करता है जो अथॉरिटी, उसके विरुद्ध भी जारी किया जा सकता है उत्प्रेषण, ठीक है। अगला है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा अधिकार परीक्षा क्या कहता है? बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर था, उसको समझने के लिए सरल भाषा का बहुत जरूरी था, ठीक है। अधिकार परीक्षा, अधिकार परीक्षा कहता है आपका अधिकार क्या है, आपका अधिकार क्या है, अर्थात ये कहता है किसी उस व्यक्ति को जो सार्वजनिक पद पर या सार्वजनिक कार्यालय में अवैध तरीके से किसी पद को धारण किए हुए हैं, तो उस पद को धारण करने वाले व्यक्ति के खिलाफ ये जो है अधिकार परीक्षा जारी किया जाता है और पूछा जाता है, न्यायालय उससे पूछता है कि आप किस हैसियत से या आप किस आधार पर, किस प्राधिकार पर आप इस पद को धारण किए हुए हैं। अगर वह व्यक्ति उस पद के लिए कोई उचित कारण नहीं बताता है तो न्यायालय उसे उस पद से हटा देता है या वो उसे उस पद से हटा दिया जाता है। तो उसे जो है साफ तौर से अगर इसको समझा जाए तो अवैध रूप से किसी कार्यालय पे कोई व्यक्ति अवैध रूप से कब्जा किए हुए रहता है, पद पे धारण किए हुए रहता है, तो उस पद को या उस पद को, उस गरिमामय पद को बचाने के लिए, उस पद या उस पद के गरिमामय पद से किसी मौलिक अधिकार को हनन होने से बचाने के लिए अधिकार परीक्षा जारी किया जा सकता है। यानी जो अगर कोई अवैध तरीके से पद को धारण की है तो जो है 100% है कि वह किसी न किसी को मौलिक अधिकार का हनन करते हुए बैठा है, तो इस मौलिक अधिकार के हनन से बचाने के लिए जो है अधिकार परीक्षा जारी किया जा सकता है, ताकि जो है किसी सरकारी न्याय कार्यालय या सार्वजनिक कार्यालय में उस पद पर या अवैध पद पर कब्जा न हो, पद पर किसी पद पर अवैध तरीके से कब्जा न हो। अगर कब्जा हो गया तो न्यायालय द्वारा अधिकार परीक्षा जारी किया जाएगा, अगर कारण उचित बताएगा तो ठीक है, नहीं तो उस पद से उसे विमुक्त कर दिया जाएगा या उसे हटा दिया जाएगा। ये जो है 5 प्रकार का रिट, आर्टिकल 32 और 26 जिसके माध्यम से सुप्रीम कोर्ट जारी करता है, इसके माध्यम से हाई कोर्ट जारी करता है। हाई कोर्ट का जो क्षेत्र है रिट जारी करने का व्यापक रूप से है, यह किसी भी अन्य मामले में भी रिट जारी कर सकता है, लेकिन उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय सिर्फ फंडामेंटल के हनन होने के दशा में ही रिट जारी करेगा, ठीक है।